हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी प्लेलिस्ट के करंट इलेक्ट्रिसिटी प्लेलिस्ट को हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें आज हम पहला लेक्चर डिस्कस करेंगे। हमारा अब आज का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं अभी आपको टॉपिक स्टार्ट कराने से पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है और हम इसको कैसे डील करने वाले हैं। तो अगर आप एक चीज़ बहुत ध्यान से देखें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली ये भी स्टडी ऑफ चार्ज ही है, ये भी स्टडी ऑफ चार्ज ही है। पर चार्ज कैसे? अभी तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे जिसमें हमारा चार्ज रेस्ट पे था। अब अगर हम चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराते हैं, सपोज दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड दिस चार्ज इज मूविंग इन सम कंडक्टर, दिस कॉन्सेप्ट इज डेल्ट वेरी क्लियरली इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी. The topics which are covered in this first lecture are the introduction to current electricity, general terminology, फिर हम उसको जोड़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स पे आएंगे और फिर उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इन केस ये अगर इस स्लाइड में नहीं हो पाया तो ये हम अगली स्लाइड में करेंगे, लेकिन यहाँ तक मोबिलिटी तक हमें इसी स्लाइड में कवर करना है. तो आइए स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो बेसिकली अभी तक मैंने आपको बताया कि हम पूरा 12th चार्ज की स्टडी करते हैं. एक्चुअली 12th में हम पूरा चार्ज की स्टडी करते हैं, लेकिन अगर मैं आपको इन ब्रीफ बोलूँ कि 11th और 12th में हम बेसिकली फोर्सेस को डील करते हैं. 11th में आप ज़्यादातर कॉन्टैक्ट फोर्सेस और ग्रेविटेशन को आप पढ़ते हो, जो कि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. फिर उसके बाद आप जब 12th में आते हो तो 12th में आप सिर्फ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करते हो. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई आपकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई आपकी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हो गई आपकी. मैग्नेटिज्म में जो आप बायट-सावर्ट्स लॉ वगैरह पढ़ोगे तो मैग्नेटिक फोर्सेस हो गई, न्यूक्लियर फोर्सेस हो गई, सारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को आप 12th में पढ़ते हो. लेकिन 12th का बेसिक डिस्कशन हमारा किसके अराउंड होता है? चार्ज के अराउंड, क्योंकि हर इन फोर्सेस और इनके प्रॉपर्टीज़ डील करती हैं चार्ज से. तो बेसिकली कहने का अर्थ ये है कि अगर आपका जब चार्ज रेस्ट पे होता है, जब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है, इन दैट केस हम इलेक्ट्रोस्टैट्स और कैपेसिटर 2 यूनिट्स पढ़े हैं हमने, ठीक है. जब चार्ज आपका बिल्कुल भी मूव ना करे, एकदम रेस्ट पे है, तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, कौन सी फील्ड होगी, क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं. तो हमने पढ़ा था कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है, फिर इलेक्ट्रोचार्ज पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी. फिर हमने पढ़ा था कि हम ऐसा एक डिवाइस बना सकते हैं जिसके बीच में हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं, जिसको हमने नाम दिया था कैपेसिटर. फिर कैपेसिटर में हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखे थे, उसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग देखी थी. आरसी सर्किट्स में देखा था एसी सर्किट में कैसे डील करते हैं, उसका एक ओवरव्यू देखा था. डीसी सर्किट में कैसे डील करते हैं, उसका एक ओवरव्यू देखा था. फिर उसके बाद हमने कैपेसिटर में स्मार्ट कॉम्बिनेशंस देखे थे, प्लेट के कॉम्बिनेशंस देखे थे, डाइलेक्ट्रिक का इंसर्शन देखा था कांस्टेंट चार्ज और कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और बाकी सारी चीज़ें. अब इसके बाद जब चार्ज को हम कांस्टेंट वेलोसिटी से एक कंडक्टर के अंदर मूव कराते हैं तो उस केस में हम पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो बेसिकली अब हम यहाँ पे हैं, इस वक्त इस यूनिट पे हैं. मेरे हिसाब से ये यूनिट 3 है, लेकिन हो सकता है आपकी बुक्स वगैरह में ये यूनिट 2 के नाम से दी रहे. कुमार मित्तल वगैरह अगर स्टैंडर्ड बुक उठाएंगे तो उसमें आपकी यूनिट 2 के नाम से, ठीक है. मैं बार बार आपसे स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ कि आप इसका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो. अगर आपका ये बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लगा सकते हो. हम बेसिकली एडवांस लेवल तक के भी आपको क्वेश्चन थोड़े बहुत करवाएंगे. इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं. तो बेसिकली व्हाट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी? Current electricity is a branch of science which is dealing with the motion of the charged particle inside the conductor at a constant velocity. ठीक है, धीरे धीरे समझते हैं. मान लीजिए ये आपका एक कंडक्टर है, इसके अंदर यहाँ से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, यहाँ से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है. तो जब चार्ज फ्लो करने लगता है तो हम बोलेंगे कि इस कंडक्टर में कहीं करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है. अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हम कैसे लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम आगे डिस्कस करेंगे. ड्यू टू द मोशन ऑफ द चार्जेस सम एडवांस प्रॉपर्टीज़ कम्स इन द रोल, जैसे कि हीटिंग इफेक्ट आने लगती है रेजिस्टेंस ऑफ वायर और करंट की वजह से, ठीक है. वायर के आसपास एक अलग तरीके की फील्ड आने लगती है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत अलग है, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. लेकिन ये बहुत छोटा होता है अगर आपका v कांस्टेंट है तो, और जब एक्सेलरेटेड मोशन चलता है जहाँ पे v हमेशा चेंज होता रहता है,
तो वहाँ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आ जाती है। एक बात को याद रखें कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लेकिन जब चार्ज मोशन में होता है तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और ये भी बात जान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो वेलोसिटी है वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी भी हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पर परपेंडिकुलर रहेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मोशन ऑफ चार्ज भी हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा। अब इसके बाद अगर हम देखें ध्यान से, तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली है क्या, या करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली है क्या? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द चार्जेस इन द मोशन। एक्चुअली इट हैज़ टू बी सेड एज यूनिफॉर्म मोशन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन इट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कब कुछ बुक्स में आप इसको लिखा पाओगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली स्टडी है रेजिस्टर की। यह स्टडी है वन ऑफ द बाईलैटरल एलिमेंट्स विच डिसिपेट्स एनर्जी, जिसको हम नॉर्मल भाषा में रजिस्टर बोलते हैं। रजिस्टर का काम यही होता है कि वो आपकी एनर्जी को डिसिपेट कर देता है हीट में। अब इसके बाद हम आते हैं, अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बहुत देर से हम करंट बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट, द नेट फ्लो ऑफ द चार्ज इन द डायरेक्शन थ्रू अ मेटेलिक वायर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जब चार्ज आपका एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जाने लगता है तो बेसिकली वही कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। अब दुनिया में तीन तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, आपको पता है। एक स्केलर होती है, एक वेक्टर होती है, और तीसरी क्वांटिटी टेंसर होती है। तो बेसिकली स्केलर वो होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर वो होती है जिनके पास आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। ठीक है, ये तो आपको पता है। अब टेंसर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? तो बेसिकली टेंसर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, पर वो वेक्टर की लॉज को फॉलो नहीं करती हैं। जैसे कि अगर आप लोग को थोड़ा बहुत याद हो वेक्टर का, तो अगर एक वेक्टर ए ये है और दूसरा वेक्टर बी ये है और तीसरा वेक्टर सी ये है, ठीक है, ये सी है, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, इन दैट केस आप लिख सकते हो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर। और अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम लिखते हैं बी वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एन एंगल बिटवीन बी एंड सी, ये वाला एंगल थीटा। तो बेसिकली यही कहलाता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। पर जो टेंसर क्वांटिटीज होती हैं वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ही नहीं करती हैं। अब कैसे नहीं फॉलो करती हैं उसका एक बहुत छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए ये करंट है, यहाँ से 10 एम्पियर करंट इस वायर से जा रहा था, वायर दो भाग में टूट गई। अब इधर मान लीजिए अगर आपको 2 एम्पियर जाएगा तो इधर कितना एम्पियर आना चाहिए? तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे 10 जा रहा था 2 इधर चला गया, तो इसका मतलब 10 - 2 8 यहाँ आना चाहिए। ठीक है, करेक्ट है। लेकिन सपोज मैं अभी इसकी डायरेक्शन ऐसे पलट दूँ, तब आप क्या करोगे? तो आप बोलोगे 2 इधर से आ रहा, 10 इधर से आ रहा और इधर कंप्लीट चला जा रहा करंट, तो ये 12 आ रहा। ठीक है, इसको किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं या जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, खैर वो अभी आगे का डिस्कशन है। पर एक लॉजिक से आप ये बोल सकते हो कि यहाँ 8 या 12 कैसे आएगा डायरेक्शन को देख के। लेकिन अगर यही करंट वेक्टर होता तो सोचिए क्या होता। 10 एम्पियर इधर जा रहा है और 2 एम्पियर इधर जा रहा है, मान लेते हैं 10 एम्पियर इधर है, 2 एम्पियर इधर है, तो इस ब्रांच में कितना करंट? तो आप बोलोगे इस ब्रांच में कैसे आएगा रिजल्टेंट, तो इधर खींचेंगे, तो हम बोलेंगे बिल्कुल इधर ही खींचेंगे, तो इस ब्रांच में 0 आना चाहिए। तो इसी वजह से हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, करंट को जो हम पढ़ते हैं हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी है। सपोज आप एग्जाम दे रहे हो, वहाँ स्केलर वेक्टर और नन का ऑप्शन है, टेंसर का ऑप्शन नहीं है, तब आप बोलोगे कि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, टेंसर एंड स्केलर रिजेंबल्स, बट एक ही चीज़ डिफरेंस है कि टेंसर के पास डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन को हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन से कंसिडर करते हैं, ना कि एक्चुअल एंगल से कंसिडर करते हैं। अगर आप वेक्टर की बात करते हो तो वेक्टर में हम डायरेक्शन को या तो एंगल से कंसिडर करते हैं, या तो ये कैप वाले फॉर्मूले से कंसिडर करते हैं, या तो आई कैप जे कैप से हम शो करते हैं। पर टेंसर के केस में हम डायरेक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव से दिखाते हैं। जैसे कि अभी मेरा अगर पिछला वाला क्वेश्चन हो गया, अगर आपको याद हो,
तो मैंने बोला कि 10 एम्पियर इधर जा रहा, तो हम 10 एम्पियर इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है, टूवर्ड्स नोड पॉजिटिव मान लेते हैं और अवे फ्रॉम नोड को हम नेगेटिव मान लेते हैं। तो उस केस से हम पूरा निकाल लेते हैं, ठीक है। जब हम KCL डील कराएंगे तो हम उसमें और अच्छे से टेंसर को समझेंगे। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें दी हैं, स्केलर या तो यहाँ पे टेंसर, यहाँ पे एक चीज़ करेक्ट कर लेना, यहाँ टेंसर भी होगा। इट इज़ SI यूनिट इसकी एम्पियर होती है। एक बात और याद रखें, इसकी SI यूनिट एम्पियर होती है, CGS यूनिट EMU होती है, ठीक है। EMU इसकी CGS यूनिट होती है। कभी कभी हम इसको बायोट भी बोलते हैं, और 1 एम्पियर और बायोट के बीच का रिलेशन ये है, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ लो। 1 एम्पियर बराबर 1/10 बायोट। बायोट को कभी कभी हम AB एम्पियर भी बोलते हैं, ठीक। थ्योरेटिकली अगर हम एक चीज़ और बोलें तो करंट हर एक चीज़ की डायमेंशन होती है, और जिसकी नहीं होती वो डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। तो करंट की बेसिकली डायमेंशन क्या है? तो अगर हम करंट की डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो करंट की डायमेंशन हम ये बोल सकते हैं कि करंट की डायमेंशन होती है एम्पियर। करंट की डायमेंशन होती है एम्पियर। अब अगर हम बहुत अच्छे से देखें, अगर ये एक स्ट्रेट वायर है, अब अगर हम देखें कि ये एक बहुत स्ट्रेट सी वायर है जिसमें कुछ Q चार्ज फ्लो कर रहा है T टाइम में, तो जो करंट फ्लो करेगा वो होगा I बराबर Q/T। अब ये एवरेज थ्योरेटिकल करंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये एवरेज थ्योरेटिकल करंट है। एवरेज थ्योरेटिकल का ये मतलब है कि सपोज करिए कि ये सिर्फ Q चार्ज 1 सेकंड के अंदर या 1 मिली सेकंड के अंदर फ्लो कर गया है, ठीक है। तो हम इसीलिए इसको बोलते हैं कि एवरेज थ्योरेटिकल वैल्यू दे रहा है, एक इंस्टेंट पे नहीं दे रहा, क्योंकि अगर एक कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इसकी स्पीड मतलब 10⁵ की रेंज में होती है, ऐसा समझिए कि 10⁵ की रेंज में होती है। मतलब अगर एक चार्ज को अगर आप 10⁵ मीटर चल जाता है 1 सेकंड में, ठीक है, 10⁵ मीटर पर सेकंड स्पीड होती है, तो इस स्पीड पे आप चार्ज को कैसे पकड़ सकते हो, करंट कैसे बता सकते हो? क्योंकि भाई एक कंडक्टर में n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे और हर सेकंड एक चार्ज, मान लो हर सेकंड तो एक चार्ज 10⁵ की तो दूरी तय नहीं करेगा, एक साथ ज़्यादातर चार्जेस 10⁵ की दूरी तय करेंगे। लेकिन हम सारे चार्जेस को इग्नोर करके अगर एक चार्ज को देखें और वो अगर T टाइम में वायर के एक एंड से दूसरे एंड जा रहा है, तो जो करंट फ्लो कर रहा है वायर में वो है I बराबर Q/T। अब ये एवरेज थ्योरेटिकल करंट है। थ्योरेटिकल इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक थ्योरी है, और एवरेज करंट इसलिए क्योंकि हम एक ही चार्ज को कंसिडर कर रहे हैं। इसके बाद इंस्टेंटेनियस करंट हमें मिलता है इस फॉर्मूले से। सपोज करिए एक बहुत बड़ी वायर है, इसमें बहुत ढेर सारे चार्जेस हैं, और किसी dt टाइम पे, मतलब मान लीजिए इतने से इतना ही वो चार्ज ट्रेवल करे, और इतना ट्रेवल करने में उसको dt टाइम लग रहा है, dt टाइम लग रहा है, बहुत छोटा सा टाइम लग रहा है। dt का मतलब क्या होगा, जहाँ d लग गया डिफरेंशिएशन ऑपरेटर्स का मतलब है बहुत छोटी क्वांटिटी, और यहाँ से एकदम dq चार्ज फ्लो कर रहा है, एकदम छोटा सा चार्ज फ्लो कर रहा है। तो जो करंट फ्लो कर रहा होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही होता है करंट, तो जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो होगा dq/dt। अब अगर यहाँ पे अगर आप dq/dt रखेंगे तो बेसिकली होता क्या है इस केस में जो q होता है ना, जो q होता है वो टाइम की कुछ ना कुछ इक्वेशन होती है, ठीक, वो टाइम की कुछ ना कुछ इक्वेशन होती है। जैसे q बराबर 3t² + 4t, इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है, जैसे देखो 3t² + 4t। तो बेसिकली ये टाइम की इक्वेशन वगैरह कुछ होती है कि इतने अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके का चार्ज फ्लो कर रहा है, इस टाइप की कुछ इक्वेशन देते हैं। टी के रिस्पेक्ट में हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे जब टी बराबर ए रखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो जब हम पता करना चाहें कि उस पॉइंट पर 1 सेकंड पर कितना करंट दौड़ रहा था, तो जब हम टी की वैल्यू 1 सेकंड रख देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि करंट कितना फ्लो कर रहा था। अब टोटल चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी आप निकाल सकते हो, जैसे कि करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपने निकाला, वैसे चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हो। क्यू बराबर इन लिमिट्स को अगर हटा दो तो सिर्फ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा तुम्हें, और अगर लिमिट्स रख दो तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि 2 टाइम इंटरवल, जैसे कि 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच कितना चार्ज फ्लो किया, अगर ये पता करना है तो ऊपर 4 रख दो, नीचे 2 रख दो, और तुम्हें ये पता चल जाएगा कि वायर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक
2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक में कितना चार्ज फ्लो कर गया। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये 3 बहुत बेसिक सी इक्वेशन है, इनको याद रखना। I बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, क्यू बराबर इंटीग्रेशन टी बराबर टी टू से टी बराबर टी वन आई डी टी तक। ठीक है, अब हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमें देखना है। तो बेसिकली हम इन क्वेश्चंस को आपको डील नहीं करवाएंगे, लेकिन हम आपको इसका सॉल्यूशन बता देते हैं कैसे होगा। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत डिटेल में आपको मतलब ये क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल नहीं है। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, विच आर रिक्वायर्ड टू कैरी द चार्ज ऑफ 105 कूलम। ठीक है, यहाँ 2 बार रिपीट हो गया है, 105 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन्स 105 कूलम का चार्ज देंगे? तो बेसिकली ये तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं। Q बराबर NE अगर आप रखते हो, Q बराबर NE रखते हो, और ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुमको पता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्स, और तुम्हें Q दिया हुआ है 105। तो अगर तुम इसको निकालोगे तो निकलेगा ये 105 बाई चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यही होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स तुम एक साथ फ्लो करा दो तो 150 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा होगा। पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो, चार्ज दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, बोल रहा है कि 150 कूलम चार्ज 15 सेकंड में फ्लो करता है। तो ये बताइए कितना करंट बना। तो करंट बराबर होता है, अभी हमने पढ़ा था पीछे, करंट बराबर होता है Q बाई टी। करंट बराबर क्योंकि Q बाई टी होता है तो 105 बाई 15, 105 बाई 15, जिसका आंसर मेरे ख्याल से तो 7 होगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द सेल इन द 4 सेकेंड इज 12 कूलम, फाइंड द करंट सप्लाइड। अब आपसे करंट पूछा है, बोल रहा है कि 12 कूलम चार्ज 4 सेकंड में चल रहा है। आई बराबर Q बाई टी होता है आई 12/4, जो कि होगा 3 एम्पियर। ठीक है, अब इसके बाद ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, फर्स्ट थी तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे जो कि 10th का स्टूडेंट भी लगा लेगा। अब हम आते हैं 12th के जो अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं, स्टार्टिंग क्वेश्चंस। Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया है, आपको ये बताना है करंट 2 सेकंड पे कितना फ्लो कर रहा है। तो आप बेसिकली करो क्या कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, और वही आपका करंट हो जाएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, तो आप पाओगे 2 4 इंटू 3 12 टी क्यूब प्लस 8t प्लस 2, ये आप करंट की इक्वेशन पाओगे। अब आपसे पूछा था करंट एट 2 सेकेंड्स कितना है, तो t की वैल्यू यहाँ पे आप 2 रख दो। t की वैल्यू आप 2 रखोगे तो ये 12 इंटू 8 हो जाएगा 96, 96 प्लस 2 98, 98 प्लस 16 आपका होगा 114। इसका आंसर 114 आएगा। अब ये कैसा करंट है? ये बेसिकली है करंट की इक्वेशन, और 2 सेकंड पे जो आपसे करंट पूछ रहा है इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट पे कितना करंट आ रहा हम बेसिकली ये निकाल रहे हैं। तो ये होता है इंस्टेंटेनियस करंट। अब इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा मिलता जुलता ही हम आपको करवा रहे हैं। आपको करंट की इक्वेशन दी है, आपसे पूछ लिया 2 से 4 सेकंड के बीच कितना चार्ज फ्लो करेगा। रिमेंबर कीजिए, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल से यही एक क्वेश्चन अभी डील करवाया था। अगर आपको याद हो तो Q बराबर हम लिखते हैं इंटीग्रेशन आई डी टी, इंटीग्रेशन आई डी टी। सबसे पहले तो ये आई डी टी Q की इक्वेशन निकाल लें। ठीक है, अगर आप Q की इक्वेशन निकालोगे तो आई डी टी को आपको इंटीग्रेट करना होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आप पाओगे 5/6 t पावर 6
माइनस, एक्चुअली ये प्लस हो जाएगा 5/3 e पावर -3t। एक बार आपको ये इक्वेशन मिल जाए तो आपको लिमिट्स पुट करनी है। अब लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, t को आप सबसे पहले 4 पुट करो और जो आंसर आए उसको आप यहाँ पे लिख दो। तो अगर आप यहाँ t को 4 पुट करोगे तो 4 पावर 6, 5/6 इंटू 4 पावर 6 प्लस 5/3 e पावर -12, जो भी आएगा आप कैलकुलेट करके उसको यहाँ पे पुट कर देना। फिर उसको सब्सट्रैक्ट करो t एट 2 सेकेंड से, ठीक है, t एट 2 सेकेंड्स निकाल लो और फिर उसको वहाँ से जो t एट 4 सेकेंड निकाले तो उससे सब्सट्रैक्ट कर लो। मतलब टाइम को एक बार 4 सेकेंड रखो, एक बार 2 सेकेंड, दोनों आंसर्स को सब्सट्रैक्ट कर लो, जो वैल्यू आएगी वही तुम्हारा आंसर होगा। ट्राई करना है सोल्यूशन, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने तुम्हें करंट की इक्वेशन तो बना के बता दी, सॉरी चार्ज की इक्वेशन, अब फ्लो फाइंड करना उससे। तो हम करंट पढ़ रहे थे, जैसे अब हम बोल रहे हैं कि टेंसर है उसकी डायरेक्शन होगी, तो बेसिकली हम डायरेक्शन को भी डील करते हैं, कैसे होगी डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, बेसिकली 2 तरीके हम करंट पढ़ते हैं, कन्वेंशनल पढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक पढ़ते हैं। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हमेशा ली जाती है पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो से। हाइपोथेटिकली पॉजिटिव चार्जेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप न्यूक्लियस को देखो तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस भरे होते हैं, प्रोटॉन्स भरे होते हैं, तो प्रोटॉन्स ऐसे तो एग्जिस्ट करेंगे नहीं। हाँ, बहुत बड़े पार्टिकल्स जैसे कि अल्मोनियम 3+ हो गया, ठीक है, Ca2+ हो गया, कैल्शियम 2+ हो गया, अगर ये सब किसी सॉल्यूशन में फ्लो कर रहे होते तब तो हम बोल सकते थे कि हाँ भाई यहाँ पे वो फ्री पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं या कैटाइंस फ्लो कर रहे हैं। लेकिन एक मेटल के अंदर पॉजिटिव चार्जेस तो हो नहीं सकते हैं, होते नेगेटिव ही हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। रियलिटी में नहीं है पर हम मानते हैं, ठीक है। तो मानने के लिए हम ये मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस ऐसे फ्लो कर रहे हैं। आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। चार्जेस हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो जो पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में करंट का भी फ्लो होता है। इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव की तरफ बढ़ना चाहेगा, मतलब हायर पोटेंशियल की तरफ बढ़ना चाहेगा। और इलेक्ट्रॉन्स रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, जो कंडक्टर में चार्ज बनाने का काम करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इस तरफ है, अगर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन पॉजिटिव प्लेट की तरफ है, तो इनके जस्ट उल्टे डायरेक्शन में आपकी करंट का फ्लो होता है। और इस करंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, क्योंकि ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और इसी करंट की हम डायरेक्शन को मानते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो बेसिकली 2 तरीके के करंट होते हैं, एक कन्वेंशनल होता है, एक आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक। अब करंट को हम 2 और टाइप से भी बांटते हैं उसके नेचर के हिसाब से। ये तो उसके डायरेक्शन के हिसाब से हमने बांटा कि कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक होता है। अब हम करंट को 2 टाइप से बांटते हैं उसके नेचर के हिसाब से। नेचर मतलब वो किस तरीके की इफेक्ट लाएगा और कहाँ पे हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग करंट, दूसरा पढ़ते हैं डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली क्या है और डायरेक्ट करंट बेसिकली क्या है। तो डायरेक्ट करंट वो होता है जो करंट टाइम के साथ अपना मैग्नीट्यूड ना चेंज करे। ये रॉन्ग डेफिनेशन है, ये इसकी रॉन्ग डेफिनेशन है। वो अपना मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज कर सकता है लेकिन ये एक ही साइकिल में रहे। एक ही साइकिल कहने का मतलब ये है, या तो ये पॉजिटिव साइकिल में ही बना रहे या तो ये नेगेटिव साइकिल में ही बना रहे। ये साइकिल स्विच ना करे, मतलब ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव में ना बार हो जाए। तो ये जो डायरेक्ट करंट होता है, ये डायरेक्ट करंट हम इसलिए इसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं क्योंकि एक ही अपने आप को ये एक ही साइकिल में रखता है, या तो पॉजिटिव साइकिल में या तो नेगेटिव साइकिल में। पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल हम डिसाइड कैसे करें, तो अगर आप करंट और टाइम का ग्राफ देखो कि करंट कैसे टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अगर करंट एक ही डायरेक्शन में बना रहे, एक ही डायरेक्शन में बना रहे, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, ऐसे चल रहा हो करंट, ऐसे चल रहा हो, लेकिन देखो एक ही डायरेक्शन में, पॉजिटिव आई की डायरेक्शन में, तो इसी वजह से हम उसको बोलते हैं डीसी। अब डीसी भी 2 तरीके का होता है, कांस्टेंट डीसी होता है, एक पल्सेटिंग डीसी होता है। कांस्टेंट डीसी मतलब जिसका ग्राफ टाइम के साथ एकदम लीनियर बने, एकदम मक्खन ग्राफ ऐसे लीनियर एकदम बन रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये कांस्टेंट नहीं है, ये यूनिफॉर्म डीसी है। एक और होता है यूनिफॉर्म डीसी। कांस्टेंट डीसी वो होता है जिसका एकदम स्ट्रेट लाइन बने वाई एक्सिस के पैरेलल या टाइम एक्सिस के पैरेलल।
फिर उसके बाद यूनिफॉर्म AC वो होता है जिसका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आप खींच सको, और पल्सेटिंग DC वो होता है जिसका आप इस टाइप से साइकिल खींचते हो कि हर एक टाइम पे उसकी कुछ ना कुछ अलग वैल्यू आएगी, हर एक टाइम पे उसकी कुछ ना कुछ अलग वैल्यू आएगी, लेकिन वो हमेशा किस में बना रहेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, इसकी ये हीटिंग इफेक्ट दिखाता है, केमिकल इफेक्ट दिखाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखाता है, और इसका सिंबल हम बैटरी से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, ना कि सोर्स ऑफ चार्ज या सोर्स ऑफ करंट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। तो बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट वो होता है जिसमें हमारी एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल होती है। अगर नेगेटिव हाफ साइकिल ना हो तो वो DC करंट होगा, लेकिन अगर नेगेटिव हाफ साइकिल भी प्रेजेंट है तो AC करंट होता है। AC करंट वो होता है जो अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज करता है। जैसे कि DC में देखो डायरेक्शन एक ही तरफ थी, लेकिन AC में देखो डायरेक्शन बार बार अलग हो रही है। और AC करंट अगर 50 हर्ट्ज़ का हमारे घर में सप्लाई आता है, 50 हर्ट्ज़ का, तो 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई पे अगर आप AC करंट को एनालाइज करते हो तो 50 हर्ट्ज़ का ये मतलब होता है कि वो अपनी जर्नी में 100 बार कम से कम पॉजिटिव हुआ होगा और 100 बार कम से कम नेगेटिव हुआ होगा 1 सेकंड में। ठीक है, इसीलिए हम इसको लिखते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो सिर्फ हीटिंग इफेक्ट ही दिखाता है। अब इसके बाद एक चीज़ और जान लें, अगर हमें AC से DC कन्वर्ट करना है, यहाँ देखिए AC से DC कन्वर्ट करना है तो हमें रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। रेक्टिफायर आपके उसमें क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में का पार्ट है, जो कि मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें रहेगा। रेक्टिफायर कई तरीके का होता है, ब्रिज रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव होता है, फुल वेव होता है। अब उसके बाद अगर आपको DC से AC कन्वर्ट करना है, DC से AC कन्वर्ट करना है तो हम यूज़ करते हैं आपका इन्वर्टर। इन्वर्टर एक गेट होता है, बेसिकली एक लॉजिक गेट को हम इन्वर्टर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसको हम इन्वर्टर बोल रहे हैं, कुछ और हम उसमें चेंजेस करते हैं। तो बेसिकली वो क्या करता है कि DC को AC में चेंज कर देता है। AC का सिंबल ये आपके पास रहा, कभी भी अगर आप ऐसा सिंबल बना पा जाएं, ऐसा सिंबल, सॉरी ऐसा नहीं, ऐसा सिंबल देखिए, तो ये होता है AC करंट का सिंबल। ठीक है, उसके ऊपर वोल्ट्स और हर्ट्ज लिखा होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी होगी। AC करंट के साथ हमेशा फ्रीक्वेंसी आती है। अब बेसिकली बात करने जा रहे हैं हम करंट कैरियर्स की। करंट कैरियर्स क्या हैं? तो बेसिकली करंट कैरियर्स वो चार्ज पार्टिकल हैं जिनकी वजह से करंट हमारे सिस्टम में फ्लो कर रहा है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इतने चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा रहा है। तो बेसिकली चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस आर द करंट कैरियर्स, करंट कैरियर्स आर द चार्ज पार्टिकल्स। अब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ होती है। जैसे अगर सॉलिड की बात करो तो किस टाइप का सॉलिड ले रहे हो, जैसे अगर तुम मेटल्स की बात कर रहे हो, अगर तुम बहुत अच्छे से मेटल्स की बात कर रहे हो, एल्युमिनियम वगैरह की, तो उसमें तुम्हारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो करंट बनाने का या करंट कैरी करने का काम करते हैं। अब उसके बाद अगर तुम लोग बात करते हो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की, तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में इलेक्ट्रॉन्स भी करंट बनाते हैं और होल्स भी करंट बनाते हैं। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स दोनों ही काम करते हैं। जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो लिक्विड्स में आपको ये पता है कि हमारे कैटाइन्स होते हैं। जैसे NaCl को जब तुम वाटर में डिजोल्व करते हो तो Na जो सॉल्यूशन बनता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट करता है क्योंकि उसमें Na+ और Cl- दोनों प्रेजेंट है। चार्ज पार्टिकल्स की प्रेजेंस होने की वजह से, चार्ज पार्टिकल के प्रेजेंस होने की वजह से वहाँ पे करंट फ्लो करता है। तो उसके लिए लिक्विड्स में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कैटाइन और एनाइन। सॉलिड में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर वो प्योरली क्या कहते हैं सॉलिड या मेटल है, और अगर वो क्या कहते हैं वो है क्या बोलते हैं उसको सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों आएंगे। इसके बाद हम गैसेस की बात करते हैं। गैसेस में कौन करंट कैरियर्स होता है, अगर तुम गैसेस की बात करते हो, अगर गैस आयोनाइज है, सपोज ये करो कि तुम्हारी क्लोरीन गैस है और हमने इसको किसी चार्ज इफेक्ट से आयोनाइज कर दिया Cl- में, तो देखो एकदम नेगेटिव हो गई है। तो इसमें या तो ये पॉजिटिव आयंस होते हैं या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पॉजिटिव आयंस का मतलब क्या है, या तो वो कैटाइन्स होते हैं या तो गैसेस में चार्ज कैरियर्स कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सेमीकंडक्टर्स का भी हमने डिस्कस कर ही लिया सॉलिड्स के साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं EMF की। अभी EMF की डेफिनेशन पढ़ लो। जब मैं सेल के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं EMF बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको, और ये भी बताऊंगा कि वहाँ पे क्या कहते हैं EMF कैसे डील किया जाता है, EMF है क्या बेसिकली। तो EMF is the maximum potential difference between the two electrodes of the cell when no current is drawn from the circuit। सिंपल भाषा में
जब आप एक सेल लाते हो, अभी आपने उसको कनेक्ट नहीं किया, कुछ भी अभी आपने इसके साथ काम नहीं किया है, तो सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। इस टाइम पे अगर एक वोल्ट मीटर लगा के इसका पोटेंशियल डिफरेंस नापो कि ये सेल कितना वोल्टेज दे रहा है, तो वही आपका कहलाता है ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब मोटिव फोर्स कहला रहा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहला रहा, क्यों कहला रहा? इसलिए कहला रहा क्योंकि जब ये आप बैटरी किसी भी अप्लायंस से कनेक्ट करोगे, सपोज आपने एक कंडक्टर से ही कनेक्ट कर दिया इसको, अगर आप एक कंडक्टर से कनेक्ट करोगे तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स के अंदर वो मोशन लाएगा, ठीक है। अगर मोशन आ रहा है तो इसका मतलब कौन आ रहा है पिक्चर में? पिक्चर में आ रही है फोर्स, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज बेसिकली व्हाट? धोखा मत खाइएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, फोर्स नहीं है ये पोटेंशियल है। ऐसा पोटेंशियल जो कि मोशन कॉज करा रहा हो, अगर मोशन कॉज करा रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई फोर्स है। अब ईएमएफ डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। आपने इलेक्ट्रोड्स कैसे लगाएं बैटरी के, जैसे बैटरी भी बेसिकली क्या है, अगर आपको याद हो तो बैटरी भी बेसिकली एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड्स रखे हुए हैं और रिएक्शन की वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल बन जाता है। तो बेसिकली नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द चार्ज कैरियर्स, कितने चार्ज कैरियर फॉर्म हो रहे हैं, कितना चार्ज वो फ्लो करा सकता है ये। और दूसरी चीज़ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रैंडमनेस बढ़ती है, और जब रैंडमनेस बढ़ती है तो कॉलिजन बढ़ता है। कॉलिजन बढ़ने की वजह से, मतलब थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे तो कॉलिजन इतना बढ़ जाएगा कि करंट आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें भी हम टेम्परेचर डिपेंडेंस और रेजिस्टेंस और करंट के बारे में चीज़ें देखेंगे जब हम एक बार करंट की इक्वेशन को डिराइव कर लेंगे। अब हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की। व्हाट इज करंट डेंसिटी? मान लो ये तुम्हारा कंडक्टर है, मान लो ये तुम्हारा ऐसे कंडक्टर है और ऐसे तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है, बहुत ढेर सारे करंट फ्लो कर रहे हैं, और ये तुम्हारा डी ए, एक छोटा सा एरिया डी ए है, ठीक है, या एक बड़ा एरिया ले लो आई ए ले लो। तो करंट डेंसिटी बेसिकली होता है आई बाई ए, इट्स द रेशियो ऑफ द करंट फ्लोइंग टू द एरिया थ्रू विच इट इज फ्लोइंग, ठीक। तो बेसिकली होता है आई बाई ए। In case of the flow of the charge through the cross section, current density is defined as the vector having the magnitude equal to the current flowing per unit area या current flowing per unit perpendicular area to that point, ठीक है। ये इक्वेशन को याद रखना है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, धोखा मत खाना। डेंसिटी लिखा है तो उसका ये मतलब मत समझ लेना कि ये स्केलर है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन किधर होता है, जिसका डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होता है। अब करंट क्या है? करंट एक स्केलर क्वांटिटी, या तो बहुत अच्छे से बोला जाए तो एक टेंसर क्वांटिटी है। तो टेंसर क्वांटिटी की डायरेक्शन में इस वेक्टर की डायरेक्शन होती है, हम ये चीज़ बोल सकते हैं। ओके, अब देखो, अगर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन किधर है? इधर। और नेगेटिव चार्ज इस तरफ फ्लो कर रहा है। अगर एक छोटा सा एरिया डी ए ले ले और इससे आई चार्ज फ्लो कर जाए, आई करंट फ्लो कर जाए, डी आई करंट फ्लो कर जाए, तो डी आई बाई डी ए ही आपका वो होता है करंट डेंसिटी, ठीक है। अब मान लो हम बोलें कि हमें करंट डेंसिटी पता है और एरिया पता है, तो आप डी आई कैसे निकालोगे? तो अगर आपको याद हो तो एरिया मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि एरिया बेसिकली क्या है? एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस विच यू नो। अगर मान लो ये एरिया है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी इस तरफ। अच्छा, करंट भी मान लो इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो करंट और एरिया के बीच का एंगल कितना है? 0 है। अब आई बराबर, आई तो स्केलर क्वांटिटी और करंट और एरिया, करंट डेंसिटी और एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब मैंने दो रिलेशंस लिखे, अब आपको ये बताना है इसमें से कौन सा रिलेशन मैं सही कह सकता हूँ। तो अगर आपको याद हो कि दो वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें, दो वेक्टर्स का इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हमें मिलता क्या है? एक वेक्टर मिलता है। लेकिन आई तो वेक्टर है नहीं, आई स्केलर है। तो स्केलर है तो इसलिए हम कैसा प्रोडक्ट करेंगे? डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ना कि क्रॉस प्रोडक्ट। अब जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो अगर आपको याद हो तो ए डॉट बी जब हम करते हैं तो ए डॉट बी को हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, पर कॉस थीटा इज एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड द बी वेक्टर। अब यहाँ पे हमारे पास करंट का वेक्टर है, करंट डेंसिटी का वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो इसलिए हम लिखते हैं जे डी ए कॉस 0
कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, या तो हम लिख सकते हैं JDA। अब ये तो एक बहुत छोटे से पोर्शन की बात हो गई, हमें अगर कंप्लीट पोर्शन चाहिए तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इसीलिए I बराबर इंटीग्रेशन JDA भी हम कभी कभी लिखते हैं। ये आपका पार्ट होता है वेक्टर कैलकुलस का, बोर्ड्स में अभी आपसे इतना नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी इस इक्वेशन को याद रखें क्योंकि यही एक बेसिक इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है और आगे बहुत काम आएगी। अब इसके बाद आपको ये जानना है कि करंट डेंसिटी को अगर हम बहुत ध्यान से देखें, करंट डेंसिटी को बहुत ध्यान से देखें तो करंट डेंसिटी की डायमेंशन होती है AL²। अरे भैया करंट डेंसिटी I बाई एरिया होता है, I की डायमेंशन A होती है, एरिया की डायमेंशन L² होती है। I बाई L² को अगर हम इस टाइप से पुट करेंगे तो L पावर -2 हो गया। सपोज कीजिए कि ये आपका कंडक्टर है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और एरिया वेक्टर आप बोल सकते हो इस डायरेक्शन में। तो अब आप कैसे बताओगे कि क्या कहते हैं करंट डेंसिटी, सॉरी करंट कितना फ्लो करेगा। अगर मान लो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन ये है और एरिया की डायरेक्शन ये है, तो इन दैट केस वो होगा JA cos थीटा, बिकॉज थीटा इज एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द करंट डेंसिटी वेक्टर। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी हैं। करंट डेंसिटी को हम वेलोसिटी ऑफ चार्ज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आइए देखते हैं। करंट डेंसिटी को हम लिखते हैं J बराबर I बाई A एन कैप, और जो I होता है ना वो नंबर ऑफ चार्ज फ्लोइंग विद द वेलोसिटी V इंटू एरिया होता है। ठीक है, ये कैसे आया ये भी हम डिराइव करेंगे जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो वहाँ पढ़ेंगे, और इसीलिए हम उसको करंट डेंसिटी को एक्चुअल डेंसिटी से भी हम डिनोट कर सकते हैं, मतलब एक्चुअल डेंसिटी से हम उसको लिख सकते हैं। तो करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विद द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट दैट पॉइंट। अभी के लिए इस चीज़ को याद रखें, जब मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कवर करूँगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वक्त में ये पॉइंट को क्लियर कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हो करंट डेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में J बराबर सिग्मा I, इसको ही हम ओम्स लॉ बोलते हैं। स्टैंडर्ड ओम्स लॉ या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ यही है। ठीक है, तो बेसिकली इसको भी हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद ही डील करेंगे। ये स्लाइड्स मैंने ऐसे ही भी आपको पुट कर दी है। ध्यान देने वाली बात ये है कि करंट डेंसिटी की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर की डायरेक्शन सेम होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर के अंदर फॉर्म होती है वो हमेशा यूनिफॉर्म होती है अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी डील कर रहे हैं। अगर हम AC डील कर रहे हैं तो इस केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चीज़ का फंक्शन होती है। जैसे कभी कभी ये साइनसॉइडल वेव का फंक्शन होते हैं, साइन ओमेगा टी के फॉर्म में होती है, या तो कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में होती है, या तो ऐसे किसी भी तरीके का यूनिफॉर्म पीरियोडिक फंक्शन बनेगा। इलेक्ट्रोस्टैट्स के केस में जब चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे थे तब इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी। ठीक है, और उस केस में करंट 0 था। लेकिन अब जब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हुई। इस बात को भी आपको क्लियरली याद रखना है। अब इसके बाद अगर आपको याद हो, अगर आपने 11 में हाइड्रोडायनेमिक्स अच्छे से पढ़ा हो, तो मैंने आपको बताया था कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, अगर यहाँ से रो डेंसिटी का एक फ्लूइड है, जो एरिया A1 से अंदर गया और एरिया A2 से बाहर निकला। अंदर जाते वक्त उसकी वेलोसिटी V1 थी और बाहर आते वक्त उसकी वेलोसिटी V2 थी। तो इस केस में आप लिख सकते हो A1V1 बराबर A2V2। बेसिकली दिस वॉज योर कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब अगर यहाँ पे अगर आपको करंट के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखना है, मान लो इस टाइप का कंडक्टर है, यहाँ से बहुत छोटा है, यहाँ से बहुत बड़ा है, उसमें आपने करंट पास कर दिया, तो भैया करंट तो उतना ही पास करेगा, करंट में कोई चेंज तो आएगा नहीं। ध्यान से सोचो, तो अगर आपने कंडक्टर में बाहर से सप्लाई किया 10 एम्पियर, तो ऐसा तो है नहीं कंडक्टर अपने आप में कोई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ है, निकलेगा भी 10 एम्पियर। तो इसका मतलब अगर हम बहुत अच्छे से इसको देखें तो जो I in जो होगा, I in वो किसके बराबर होना चाहिए, I out के बराबर होना चाहिए। अब I in क्या है, I बराबर हो बेसिकली होता है करंट डेंसिटी इंटू एरिया। तो J in इंटू एरिया इन बराबर J out इंटू एरिया आउट। अब अगर यहाँ अब देखो करंट डेंसिटी एरिया पे डिपेंड करती है,
और करंट डेंसिटी कितना स्पेस मिल रहा है उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ का एरिया ज़्यादा है मतलब यहाँ की करंट डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ की करंट डेंसिटी कम है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं J1A1 बराबर J2A2। अगर ये A2 है, ये J2 है, ये J1 है और ये A1 है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द करंट और कंटिन्यूटी ऑफ द चार्ज। ओके, हमने देखा कि इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द करंट क्या है। बेसिकली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द करंट इज अ वेरी मेन पॉइंट एंड विच हैज़ टू बी डिस्कस्ड वेरी वाइडली। अगर मान लीजिए मैं आपसे ये बोलूँ कि ऐसा मान लो एक कंडक्टर है, ऐसा मान लो एक कंडक्टर है, इसको फ्रस्ट्रा बोलते हैं, फ्रस्ट्रा का शेप होता है ये। जब रेजिस्टेंस डील कराएंगे तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा डेरिवेशन, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, वो मैं भी करवाऊँगा आपको। मान लीजिए यहाँ से 10 एम्पियर करंट इंटर करता है। 10 एम्पियर करंट नहीं लेते हैं, 1 मिनट। चलिए इसी शेप को हम लेते हैं। मान लीजिए इधर से यहाँ का एरिया 10 मीटर स्क्वायर है और यहाँ का एरिया 100 मीटर स्क्वायर है। यहाँ की करंट डेंसिटी हम बोलते हैं 1 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है। तो इस साइड की करंट डेंसिटी कितनी होगी, आप कैसे निकालोगे? तो बहुत आसान है। तो by the equation of the continuity of the current, we can write that A1 J1 बराबर A2 J2, and if we put these values in the A1 J1 and A2 J2, we will get 1 into 10 equals to 1 into 10 is equals to 100 into J2. So J2 is equals to basically 0.1 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यही है आपका इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द करंट। कुछ कुछ रिजेंबल करेगा हाइड्रोडायनेमिक्स से, लेकिन बहुत ज़्यादा रिजेंबल नहीं कर रहा है ये वाला पार्ट। तो इसी वजह से वो एक चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, दोनों के बीच रिलेशन मत इस्टेब्लिश कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम ड्रिप वेलोसिटी का फॉर्मुलेशन और रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर्स एंड हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस आपके साथ करना चाह रहे थे, सो हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। आज के लिए जो ट्यूटोरियल शीट है उसके कुछ बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस मिले मुझे, वो हम आज देख लेते हैं। पहले मान लीजिए अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मैंने दिया है और मैंने आपको ये बता दिया कि करंट फ्लो कर रहा है 3.2 मिली एम्पियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग कितने होंगे। तो बेसिकली ये जो 5 किलो वोल्ट मैंने दिया है इसका कोई काम नहीं है, ये मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आपको मैंने करंट दे दिया है, टाइम दे दिया है 1 सेकेंड, और ये बताइए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में कितने फ्लो कर रहे हैं। अरे भैया, तो चार्ज होता है करंट इंटू टाइम, 3.2 इंटू 10⁻³ इंटू 1 सेकेंड। चार्ज मिल गया, एक बार चार्ज मिल गया तो Q बराबर आप क्या लिखते हो, Q बराबर लिखते हो N इंटू E। यहाँ से आप N की वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ पे सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि इसी को हमें थोड़ा सा और अच्छा करना था, तो CPMT 2000 में एक सवाल पूछा था कि मान लो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस स्पीड से मूव कर रहे हैं और एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, करंट भी इतने का प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 मीटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो टाइम बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब x/t। तो उस केस में जो टाइम होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड x/v। उस x/v को अगर हम इसमें प्लेस करेंगे तो हमें डायरेक्टली इसका आंसर 10⁻7 मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। बोर मॉडल में हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं, रेडियस आपको दे दिया है, टाइम पीरियड आपको दे दिया है, आपको करंट बताना है कि उस हाइड्रोजन एटम से एसोसिएटेड क्या होगा। तो यहाँ पे इस 5 × 10⁻11 का कोई काम नहीं है, ये कन्फ्यूज करने के लिए आपको दिया था। आपको टाइम पीरियड दिया हुआ, आप हाइड्रोजन एटम को अगर ध्यान से देखो तो 1H1 होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसमें होता है। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा है कि एक इलेक्ट्रॉन आपका इस टाइप से मूव कर रहा है और टाइम आपको दे दिया है, तो इलेक्ट्रॉन बाई टाइम क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे वो करंट का काम करेगा, आपको करंट निकाल लेना है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सीधे क्वेश्चंस हैं, आपको देखने हैं। कॉन्सेप्ट्स आपका बिल्ड करने के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं है, तुम्हें फ्रीक्वेंसी दे दी है,
और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अगर आपने थोड़ा बहुत एसएचएम पढ़ा है तो 1 बाई टाइम पीरियड होता है। इससे आप टाइम पीरियड निकाल लोगे। टाइम पीरियड निकालने के बाद आपको ये बताया कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, टाइम दे दिया है, मतलब निकाल लिया है हम लोग ने, हम लोग करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के पीएमटी के पेपर का क्वेश्चन है ये कॉपर वायर है जिसका लेंथ इतना है, रेडियस इतना है, जॉइंट की है, सीरीज में आयरन वायर है, इसको अभी आप छोड़ दो क्योंकि ये करंट डेंसिटी से तो डील कर ही रहा है, ये रेजिस्टेंस से भी थोड़ा बहुत डील करता है। या अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, अगर एक कॉपर वायर है हम उसको सीरीज़ में आयरन वायर के साथ ज्वाइन कर दें तो बेसिकली ये कुछ इस टाइप का बनेगा कि एक कॉपर वायर है और एक मोटा सा आयरन वायर है, हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया और इसमें से हमने कुछ करंट फ्लो करा दिया, जितना फ्लो करा है उतना ही इस साइड भी निकलेगा, बस इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट होगा, तो उसी को हमने रेशियो में ले लिया है। अब एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर वन स्क्वायर बाई पाई आर टू स्क्वायर के हिसाब से निकाल लिया। एक बार इसको देख लेना, इसका सॉल्यूशन क्लियर है। ये यूपीसी 2001 का क्वेश्चन है, ये वाला भी मैंने अभी आपको करवाया था। ठीक है, बाकी सब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्वेश्चन है, जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ लेंगे तो हम फिर वहाँ पे इसको डील करेंगे। थैंक यू फॉर द लेक्चर।